नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। नया साल दस्तक दे रहा है। कुछ ही घंटों में नए साल की फेस्टिविटीज और जश्न भी शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बीच इससे पहले आज के दिन की जो एक तस्वीर पूरे देश के सामने थी, जहां पर देश के दो बड़े राज्यों में यानी पंजाब और बिहार हेडलाइंस में रहे। क्यों? बंद की वजह से। पंजाब में किसानों ने बंद बुलाया। आपको बता दें कि जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान नेता आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनके अनशन का 35वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा है। पंजाब सरकार को बार बार बोल चुका है कि उन्हें या तो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, उन्हें मेडिकल असिस्टेंस दिया जाए, लेकिन एक किसान के, एक 70 साल के बुजुर्ग की जान की परवाह आखिर किसी को क्यों नहीं है? क्या वजह है जो देश आज इस मुहाने पर खड़ा है? और बार बार जो आरोप ये लगाया जा रहा है कि सरकार सुन नहीं रही है, तो क्या ऐसी परिस्थितियां हैं? पेच कहां फंसा है? टकराव की आखिर वजह क्या है? क्योंकि एक तरफ किसान, एक तरफ छात्र, अगर धरने और प्रोटेस्ट की सूरत है तो इस बेचैनी, इस अशांति और इस अनरेस्ट के पीछे के कारणों को आज बुलेटिन में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसानों के मामले से। तो बंद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है वो भी बताया, लेकिन मैं अब आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है उसमें केंद्र सरकार की मदद से डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, ये बात वो कह रहे हैं। और 31 दिसंबर तक, यानी बस कल का दिन बचा है, 31 दिसंबर तक डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने की बात भी पंजाब सरकार को एक निर्देश के रूप में, ऑर्डर के रूप में आप कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। लेकिन और ऑब्जर्वेशन क्या है, स्टेटमेंट्स क्या है, ये भी देखिए। किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं सुना हमने। किसी तरह के किसान के ये किस तरह के किसान नेता हैं जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाएं, और जो लोग उनका अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं वो उनके शुभचिंतक नहीं है। 70 साल का बुजुर्ग जो इस ठंड में बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, उनकी स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ये चिंता जता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या देश सोच रहा है, क्या सरकार सोच रही है, क्या जो लोग आंदोलन वहां पर कर रहे हैं, जो किसान वहां पर बैठे हैं, अगर डल्लेवाल साहब को कुछ हो जाता है तो फिर क्या, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? कई सवाल हैं जिस पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आपका परिचय मैं उनसे करा दूं। बीजेपी से अनिल सरीन जी हमारे साथ पैनल में जुड़ गए हैं। अर्शप्रीत खडियाल जी आ गए हैं, आप कांग्रेस से हैं। हमारे साथ किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कंवलप्रीत हमारे साथ आज पैनल में है। और सबसे पहले अनिल सरीन जी, मैं आपका ही रुख करूंगी। देखिए, किसान बैठे हैं धरने पर। सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर की तारीख दे दी है कि कम से कम आप इस तारीख तक उन्हें एडमिट कराएं हॉस्पिटल में। किस बात का इंतजार हो रहा है? जब कोई अनहोनी घट जाएगी, क्या उसके बाद जागेंगे हम? मीनाक्षी जी, ये बहुत चिंता का विषय है कि डल्लेवाल साहब की तबीयत बिगड़ी हुई है और उनके सहयोगी जो हैं उनको मेडिकल एड देने की विरोध कर रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। डल्लेवाल साहब हमारे सम्मानित किसान नेता हैं और हम सब उनका सम्मान करते हैं, चाहे पॉलिटिकल एफिलिएशंस कुछ भी हों, लेकिन एक व्यक्ति के नाते हम उनका सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार बार निर्देश के बावजूद उनको मेडिकल एड ना देना, इसके पीछे बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको एड ना मिले? ऐसी कौन सी पर्दे के पीछे? नहीं, मैं तो यही तो मैं पूछ रहा हूं। हम देखिए, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब ये एजिटेशन शुरू हुआ तो इनकी जो मांगे थी उनको लेकर हमारे केंद्र सरकार के 3 मंत्री एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार इनके साथ बैठक करने के लिए आए। क्या आप बताइए? सवाल यह है कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। जहां तक पंजाब का विषय है, पंजाब में हमारी मुख्य फसलें जो है वो कनक जिसको कहते हो आप, बीट कहते हो, और दूसरा चावल जोना जिसको हम पंजाबी में कहते हैं। 2 मुख्य फसलें हैं। उसका एक एक दाना जो है वो एमएसपी पर उठाया जाता है। उसके अलावा पंजाब में और फसल जो हम मुख्य रूप से गिन सकते हैं, तो उसमें हमारे मक्का है, कपास है या दालें हैं। तो उस समय हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने उनसे कहा कि आपके 5 फसलें जो और यहाँ पर पंजाब में होती हैं, हम 5 साल के लिए उसको लिखकर देने को तैयार है कि उसकी एमएसपी पर खरीद की जाएगी। तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और हम उसके बाद जब ये नहीं माने तो हम एक स्टेप फॉरवर्ड गए
कि आप बताइए पंजाब में आप कौन सी फसल बीजना चाहते हैं, हम उसको भी एमएसपी पे उठाने को तैयार है, फिर भी मैं ना मानूं। और इस सारी एजिटेशन खड़ी करने के पीछे क्या मंतव्य था, मैं एक आपको डल्लेवाल साहब की ही ऑडियो सुनाना चाहता हूं, आप जरा सुनने का कष्ट करें। मोदी का ग्राफ बहुत मंਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ। हाँ, अब मेरे ख्याल में आपके पास आवाज आ गई होगी, नहीं तो मैं बता देता हूं। ये डल्लेवाल साहब लोकसभा चुनाव से पहले कह रहे हैं कि मोदी साहब का ग्राफ जो है राम मंदिर के बाद बहुत ऊंचा चले गया है, हमारे पास समय कम है, हमें एक बहुत बड़ी एजिटेशन खड़ी करनी है और मोदी का ग्राफ नीचे लेकर आना है। इसके लिए हम एक बहुत बड़ी एजिटेशन शुरू करने जा रहे हैं। अब उससे आप क्या कहेंगे? और फिर उसके बाद जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सर, अगर आप डल्लेवाल साहब की इंटेग्रिटी पर सवाल उठा रहे हैं कि वो सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो फिर जेल में डाल दीजिए उनको, फिर जेल में डाल दीजिए ना। एक मिनट अगर एक ऑडियो से उनकी इंटेग्रिटी तय होती है तो उन्हें जेल में भेजिए, क्यों उनको वहां पर रखा हुआ है? एक्शन कीजिए उनके खिलाफ। एक मिनट, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, और स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार। आपने ऑडियो क्यों सुनाया? मैंने इसलिए सुनाया, आप सुन लीजिए, मेरे को बोलने तो दीजिए ना, आप बात पूरी आप उनकी मंशा बताना चाह रहे हैं ना, इस पैनल पर बैठे आप दर्शकों को उनकी मंशा बताना चाह रहे हैं। तो अगर आपकी नजर में, आपकी पार्टी की नजर में और सरकार की नजर में अगर डल्लेवाल साहब मोदी जी के खिलाफ काम कर रहे हैं और वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो जेल में डालिए उन्हें। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूं भाई मीनाक्षी जी, ये स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे करना है। अब आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करना चाहें तो मैं उनकी भी, भगवंत मान की भी ऑडियो सुना देता हूं, जिसके लिए ये एजिटेशन कर रहे हैं। ये लीजिए, आप हमारे मुख्यमंत्री जी की भी ऑडियो सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ ਜਾਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2022 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵਿਕੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ ਜਾਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਓ। अब पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो क्या कर रही है? हम तो जो, जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार के मंत्री तो पंजाब में जो भी फसल उगाना चाहते हैं उसको एमएसपी उठाने को तैयार है। इसी के साथ साथ आप देखिए इसका क्या है। सर, मैं बात के पास भी जाऊंगी। मैं एक बात पूरी कर दूं। नहीं, एक मिनट, पुष्पेंद्र जी, अब सवाल यहाँ पर मुझे बात पूरी कर, बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं उनकी बात को सुना। अब यहाँ से मुद्दा आगे ये जाता है कि केंद्र सरकार कहेगी कि पंजाब सरकार जिम्मेदार है, पंजाब कहेगी कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कैसे निर्णय होगा, कैसे फैसला होगा? जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उस बात का भी, और किसानों की, आंदोलन कर रहे लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है 70 साल के इस बुजुर्ग के प्रति इस वक्त? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं, जो इन्होंने अनिल सरीन जी ने कई वीडियो दिखाए, ऐसे कई वीडियो मैं प्रधानमंत्री जी के दिखा सकता हूं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि खाद, बिजली, तेल, पानी सारा खर्चा जोड़ करके 50% की एमएसपी की गारंटी हम लोग देंगे। तो ये इस वीडियो को ना दिखाएं। पिछली बार जो आंदोलन 2020-21 में हुआ था उसमें भी 3 कृषि कानूनों के अलावा मुख्य मुद्दा यही था कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी किसानों को दी जानी चाहिए। इस विषय में जो एमएसपी का मुद्दा है वो केंद्रीय सरकार का विषय है। केंद्रीय सरकार हर साल जो है लगभग 23 फसलों की एमएसपी घोषित करती है, और वास्तविक जो खरीद हो रही है वो केवल गेहूं और धान की हो रही है, और छोटी मोटी कुछ चंद फसलों की और होती है, बहुत कम मात्रा। इस बारे में आंदोलन भी हुआ, इस बारे में हम लोगों ने इनको ज्ञापन भी सौंपे। इन्होंने जब सुनवाई नहीं की तो हमने इस विषय में लेख भी लिखे, और जो लेटेस्ट हमने लिखा था जब ये आंदोलन 13 फरवरी का शुरू हुआ तो 21 फरवरी 2024 था, ये द मिनिमम सपोर्ट करके, अगर आपके दर्शक देख सकें, ये इंडियन एक्सप्रेस का लेख है, द मिनिमम सपोर्ट, जो मैंने लिखा था 21 फरवरी को इसी साल।
अंग्रेजी में समझ में ना आए तो ये 24 फरवरी को दैनिक जागरण में एमएसपी की गारंटी देना संभव है, ये भी लिखा था। इसके बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई करने का कष्ट नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई बजट खत्म होना है, ना ही जो है इससे कोई नुकसान होना है जो है किसान सरकार का। केवल जो एमएसपी से नीचे प्राइवेट व्यक्ति खरीदते रहे हैं, वो जो है लूट हमारी जो होती रही है करीब 20-25% एमएसपी की फसलों की वैल्यू के हिसाब से, वो बंद हो जाएगी। केवल ये चाहते हैं कि किसान लुटता रहे प्राइवेट सेक्टर में। अब आते हैं ये भूख हड़ताल और आंदोलन का जहां मामला है। जब भी देश में जो लोकतंत्र व्यवस्था जहां जहां है, वहां जब भी आंदोलन होते हैं, पहले तो आंदोलन की छूट है, दूसरा आंदोलन अव्वल ना हो उसकी पहले घोषणा की जाती है कि 2 महीने बाद अगर मुझे ये चीज नहीं दी जाती है तो मैं ऐसे आंदोलन करूंगा। जब 2020-21 के आंदोलन के बाद आपने खुद चिट्ठी दी थी कि एमएसपी की व्यवस्था लागू की जाएगी, आपने फिर भी एक फर्जी कमेटी भी बना दी। कमेटी की आज तक रिपोर्ट नहीं आई। मतलब सरकार भी बदल गई, नई सरकार भी शुरू हो गई, लेकिन आज तक वो ठंडे बस्ते में डालने के लिए उसको किया गया। किसानों ने कहा हम आंदोलन करेंगे, 2 महीने पहले नोटिस दिया, इनको ज्ञापन दिया, लेकिन ये नहीं माने। आंदोलन भी शुरू हो गया 13 फरवरी को। उसके बाद भी जो है जब ये बता रहे हैं कि वार्ता हमने शुरू की, 2-3 बार करके हम चुप बैठ गए। जब किसान वहां से नहीं जा रहे हैं तो आप उनसे वार्ता क्यों नहीं करते? फिर आपने कंडीशन लगाई। हम पहले तो ये है कि हरियाणा सरकार का कोई राइट नहीं बनता कि पंजाब से चले हुए किसानों को नेशनल हाईवे पे जो राष्ट्र की संपत्ति है उस पर हरियाणा सरकार रोके। और जब वो शांतिपूर्ण तरीके से वहां तक आ गए थे पंजाब से हरियाणा बॉर्डर पर, तो आगे भी चले जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई खराब करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई आप कर सकते हैं, कोई ठीक है, दिक्कत फिर नहीं। मुझे ये बताइए लेकिन अगर आप डल्लेवाल जी को कुछ होता है कौन इसका जिम्मेदार होगा? पुष्पेंद्र जी बता रहा हूँ वही आंदोलन जो वो कर रहे हैं, भूख हड़ताल जो कर रहे हैं, उन्होंने खुद डिक्लेयर कर रखा है कि मेरा ये अनशन ना तोड़वाया जाए। और आंदोलन का जो अनशन होता है वो ये ऐसा नहीं है 30 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर 30 दिन फिर शुरू कर लिया, फिर बीच में छोड़ दिया। वार्ता क्यों नहीं शुरू करते हैं? पहले दिन ही वार्ता कर लेते। 13 फरवरी से इनको फुर्सत नहीं मिली। इनको फुर्सत है कपूर खानदान को बुला करके चर्चा कर सकते हैं, इनको फुर्सत है देश विदेश के दौरे कर सकते हैं, लेकिन इनको इन किसानों के साथ वार्ता करने की कोई फुर्सत नहीं। चुनाव भी आप लड़ चुके, सरकार भी आप बना चुके, आप इनके साथ वार्ता शुरू करें। उन्होंने खुद डिक्लेयर किया हुआ है कि मेरा अनशन तोड़वाया ना जाए फोर्सिबली। तो कौन तोड़वा देगा उनका अनशन? कोई किसान थोड़ी रोक रहे हैं, कोई उनको जबरदस्ती अनशन पे किसी ने नहीं बैठाया हुआ है। उन्होंने खुद डिक्लेयर किया। प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है अभी पिछले दिनों, उसमें कहा भाई वार्ता शुरू हो जाए तो मैं अनशन के विषय में जो विचार कर लूंगा। आप किसान को मरने देना चाहते हैं, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और किसी की इसकी जिम्मेदारी नहीं। अर्शप्रीत जी कौन कौन होगा जिम्मेदार अगर कुछ हो जाता है डल्लेवाल साहब को? क्योंकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अनशन ना तुड़वाया जाए, हॉस्पिटल जाने से वो मना कर रहे हैं, किसी तरह का मेडिकल सपोर्ट लेने से मना कर रहे हैं। अगर ऐसे में उन्हें कुछ हो जाता है तो पंजाब की स्थिति बिगड़ने का कौन जिम्मेदार होगा? और पंजाब ही नहीं, मैं तो कह रही हूँ अगर देश में भी फिर उसका इम्पैक्ट होता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? देखिए 100% भारतीय जनता पार्टी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को यहाँ पे लाके खड़ा किया है। वो कारण ये है, मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे तब भी कहते थे एमएसपी एज लीगल गारंटी दिया जाना चाहिए। 2014 तक जो 14 का मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भी एमएसपी का वादा। 2019 का मैनिफेस्टो है, उसमें भी एमएसपी का वादा। जब 700 किसान शहीद हुए, 1 साल खराब हुआ, तो उन्होंने लिखित में 6 वादे करके किसानों को घर भेजा। उसमें लिखित में डाला कि एमएसपी एज लीगल गारंटी दिया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह पूछना चाहता हूं, वादा किया क्यों अगर निभाना नहीं था? डबल करेंगे फार्मर्स इनकम 2022 तक, ये भी कहा था। 16 लाख करोड़ कॉर्पोरेट, बड़े बड़े जो प्राइवेट प्लेयर्स है, कॉर्पोरेट घराने, उनका तो वेव ऑफ कर सकते हैं। एक जितना एक बड़े कॉर्पोरेट घराने का वेव ऑफ करते हैं ना, उतने में हजारों लाखों किसान आ जाएं। लेकिन नीयत की और मंशा की कमी है। मैं पहला सवाल मेरा ये है कि मोदी साहब के पास टाइम नहीं है, ना किसानों पे बोल रहे हैं, ना किसानों के पास जा रहे हैं। और मोदी साहब के पास इतना टाइम होता है कि वो पाकिस्तान जाके नवाज शरीफ जी को जन्मदिन मुबारक दे आए थे, कश्मीरी चाय पी आए थे वहां जाके, लेकिन अपने किसानों तक जाने का मोदी साहब के पास टाइम नहीं है, ना अमित शाह साहब के पास, ना शिवराज चौहान साहब के पास। मैं इनको एक चीज पूछना चाहता हूं कि देश का नदाता दिल्ली क्यों नहीं आ सकता? वो कहते हैं हम बाय फुट आ जाते हैं, वो कहते हैं हमें आपने वादा किया था, हमें आप डिलीवर कीजिए जो आपने वादा किया था, जो आपने एमएसपी में भी लिखा था, सॉरी मैनिफेस्टो में भी लिखा था, एमएसपी का जिक्र किया था। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है और इन्होंने वादे किए क्यों? नंबर 1। दूसरी बात, इन्होंने पुल तो क्या बना था? इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रवनीत बिट्टू साहब, उन्होंने किसान लीडरों का कंपैरिजन किया तालिबान के साथ।
उन्होंने इंक्वायरी की बात की किसानों के खिलाफ, और कंगना रनौत जी भी हैं, उन्होंने क्या कहा, 100 रुपया लेके हमारी माए बहनें आंदोलन पे जाती हैं। कंगना रनौत जो बीजेपी की सीनियर लीडर और एमपी है, उसने कहा कि जो पहले वाला किसान आंदोलन भी हुआ था, वहां पे लाशें लमक रही थी, वहां पे पता नहीं क्या क्या बांग्लादेश जैसी सिचुएशन बनाना चाहते थे, खालिस्तानी कहना। फिर एक हरियाणा के बीजेपी के एमपी हैं जिन्होंने ये तक कह दिया था कि पता नहीं कितनी सौ महिलाएं मिसिंग हो गई, हरियाणा में नशा आ गया आंदोलन के बाद। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है किसानों की तरफ, देश के अन्नदाता की तरफ। जिस अन्नदाता की वजह से बीजेपी के लीडरों का, इनके परिवारों का पेट भरता है, महंगे बर्तनों में खाना पहुंचता है, उसी अन्नदाता से इतनी नफरत, इतनी घृणा। मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहता हूं कि अन्नदाता वो है जिसकी वजह से देश चलता है, और इस पर अनिल जी जवाब बहुत बड़ा देंगे। डॉक्टर कमलप्रीत, देखिए, जिस पर जैसे आरोप लगाना है वो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, लेकिन मैं बार बार ये पूछ रही हूँ कि अगर डल्लेवाल साहब को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, सुप्रीम कोर्ट चाहे जो बोल रहा है, क्या एक जिम्मेदारी की सुई आंदोलन में बैठे किसानों की तरफ नहीं जाती कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? क्या वेट किया जा रहा है कि कुछ हो जाए और उसके बाद फिर देखते हैं कैसे स्थिति बिगड़ेगी और देश में क्या हालात खड़े होंगे? देखिए, जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, मुझे लगता है ये हम इसको कंपेयर कर सकते हैं जो 56 में पोती मलू बैठे थे साउथ में हंगर स्ट्राइक में, जब इस बेसिस पे स्टेट की बात हुई थी और उनकी डेथ के बाद कितने राइट्स हो गए थे। तो आई थिंक ये एक सिचुएशन है जो हमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को अवॉइड करनी चाहिए कि उस हद तक नहीं पहुंचने दे। ठीक है, डल्लेवाल जी ने कहा है कि मुझे कोई फोर्सिबली मेरा ट्रीटमेंट या मेरा जो फास्ट है वो नहीं तुड़वा सकता, बट मुझे नहीं लगता है कि इसको होने देना चाहिए। उनके फैमिली मेंबर्स और जो किसान नेता है उनको मेडिकल एड देने की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्प कर सकता है, ये अलाउड नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं बीजेपी से ये कहना चाहूंगी कि पीछे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के वरिष्ठ नेता है, जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जो बीजेपी में है, वो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती पंजाब से। सो व्हाई कांट दे यूज हिम एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स? ही इज अ फ्रेंडली फेस, he has the trust of people। तो और उन्होंने पीछे बोला भी है कि मैं बीजेपी सिर्फ ऐसे ज्वाइन करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे मेरी कहीं भी उन्होंने शायद 2-3 महीने पहले बोला है कि कहीं भी मेरे से सलाह नहीं ली जा रही है। पंजाब के लिए इतने वरिष्ठ नेता आपके साथ है, आप उनको तो कॉन्फिडेंस रखें। वो एक एक्सेप्टेबल फेस है, एक मॉडरेट फेस है, जो लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगी, ऑफकोर्स आप वरिष्ठ नेता हैं, बट आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीच में डालिए, जो जाके दोनों तरफ की बात करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह आर्मी से है, सिख रेजिमेंट से है, नेता जो जवान है वो भी उनकी रिस्पेक्ट करता है, जो वो भी उनकी रिस्पेक्ट करता है। मुझे लगता है कि अमूमन मैं एक चीज देखती हूँ डॉक्टर कमल, और मैं इसके लिए आपको कंग्रेचुलेट भी करूंगी कि यूजुअली ऐसा होता है कि डिबेट्स में जब पैनलिस्ट हमारे पास आते हैं तो आरोप प्रत्यारोप ज्यादा चले जाते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात उस तरह से नहीं हो पाती, लेकिन एक सोल्यूशन आपकी तरफ से आया। मुझे लगता है अनिल जी काफी पॉजिटिवली लेंगे इसको, और सिर्फ अनिल जी नहीं, अगर बीजेपी में जो डिसीजन मेकर्स हैं अगर उन तक भी ये सजेशन पहुंचे तो आई एम श्योर कि एक बेहतर स्थिति हो सकती है। अनिल जी, अब जवाब दीजिए। देखिए, जो बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, मैं उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगी आपके लिए। सोनम वांगचुक मिले हैं डल्लेवाल साहब से, और सोनम वांगचुक वो शख्स है जिन्होंने लद्दाख में बैठकर हंगर स्ट्राइक किया, अनशन किया, पहले भी किया, फिर अभी लास्ट भी उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने पूरा क्लाइमेट मार्च निकाला है, और उनसे भी किसी तरह की बातचीत का कोई प्रयास सरकार की तरफ से नहीं हुआ। तो एक इमेज, एक छवि सरकार की उस एरोगेंस को लेकर बनती जा रही है कि वो लोग जो आपके खिलाफ खड़े हैं, खिलाफ मुद्दों पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो कुछ डिमांड कर रहे हैं या जो कुछ परिस्थिति में परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं, आप लोग उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते, बात करना तो बहुत दूर की बात है। अब चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे कोई पर्यावरण बचाने के लिए फास्ट कर रहा है, चाहे स्टूडेंट्स जब धरने पर बैठ जाते हैं, धरना करने वालों से आप लोग बात ही नहीं करना चाहते, उनको आप अटेंड ही नहीं करना चाहते। ये एक छवि आप लोगों की बनती जा रही है। मीनाक्षी जी, मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूं।
जहां तक बातचीत का सवाल है, मैंने पहले कहा कि जब ये एजिटेशन शुरू करने की इनकी बात की, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हमारे तीन मंत्री आकर इनसे बातचीत करने के लिए आए। तो ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दों पर बहुत सेंसिटिवली उस पर विचार भी करती है। लेकिन अगर दूसरा पक्ष किसी और मंतव्य से बैठा हो कि हमने मानना ही नहीं है और हमने एक ऐसी स्थिति पैदा करनी है जो देश के हित में ना हो, तो आप क्या करोगे? दूसरी चीज, खडियाल साहब कह रहे थे कि 6 पॉइंट लिख कर दिए। मैं चैलेंज करता हूं इनको, वो पेपर प्रोड्यूस करते जहां पर भारतीय जनता पार्टी या उस समय की केंद्रीय सरकार ने 6 पॉइंट लिख कर दिए थे इन किसानों को। आई चैलेंज हिम, वो पेपर प्रोड्यूस करें जिसके ऊपर गवर्नमेंट के साइन हो और उनको लिख कर दिया हो। मतलब टीवी पे आकर आप इतने साल आपने राज किया, आज जो किसानों की दुर्दशा है वो क्या उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? जब 2014 में कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी थी, उस समय एग्रीकल्चर का बजट केवल 25,000 करोड़ था। आज 1,50,000 करोड़ का एग्रीकल्चर बजट है। दिस शोज कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कितनी सेंसिटिव है किसानी के लिए। हम किसान के हित की बात करते हैं, किसान की आय के बढ़ाने की बात करते हैं, किसान को अधिक से अधिक सुविधाएं देने की बात करते हैं। जहां तक एजुकेशन का सवाल है, मेरा फिर यही कहना है पुष्पेंद्र जी, आप बहुत सूझवान व्यक्ति हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप बताइए पंजाब, अगर आप एमएसपी की बात ऑल ओवर इंडिया करते हैं तो वो तो मुझे समझ आती है कि जहां पर एमएसपी नहीं दी जा रही वो बात करें तो वो समझ आती है। पंजाब में जहां पर मुख्य फसलों पर एमएसपी का एक एक दाना खरीदा जा रहा हो, वहां पर एजुकेशन किस बात की? फिर उसके बाद यह कहा गया हो कि आप पंजाब में बताइए कौन सी फसल उगाना चाहते हैं, हम उसको भी एमएसपी पे खरीदने को तैयार है। उसके बाद भी अगर एजुकेशन चले तो उसका क्या कारण हो सकता है? तीसरी चीज, मीनाक्षी जरा ध्यान से सुनिएगा, हरियाणा में इसके बिल्कुल पड़ोस में हमारे बीजेपी की सरकार है। वहां पर जो 14 फसलें उगाई जाती हैं उसको हम एमएसपी पे उठाते हैं। केंद्र सरकार की भरपाई योजना है, पुष्पेंद्र जी अच्छी तरह जानते होंगे, ये बहुत सूझवान व्यक्ति हैं और मैं चाहता हूं कि ये निष्पक्ष तौर पर बताएं कि क्या भरपाई योजना के तहत अगर हरियाणा सरकार अपने किसानों के हर फसल को उठा सकती है और अभी उसने 14 से 24 तक कर दिया कि जो भी फसल हरियाणा में होगी हम उसको एमएसपी पे उठाएंगे, तो पंजाब सरकार क्यों नहीं उठा सकती? नालायकी पंजाब सरकार करे और दोष केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार पैसा देने का तैयार है। 15,000 करोड़ रुपए का अलग से भरपाई योजना का बजट रखा हुआ है कि स्टेट की गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करे, एमएसपी के ऊपर जो भी फसल उठती है, और केंद्र सरकार उसका जो डिफरेंस होगा वो देने को तैयार है। अब आप बताइए यहां भाजपा कहां से कसूरवार होगी और केंद्र सरकार कैसे कसूरवार हो गई? मेरा यह प्रार्थना है, मैं अब भी कहता हूं, डल्लेवाल साहब की जान हमारे पंजाब के लिए बहुत जरूरी है, उनको तुरंत मेडिकल एड दी जानी चाहिए। और जो व्यक्ति मैं समझता हूं उनको मेडिकल एड देने से रोक रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, वो ना डल्लेवाल साहब के हित में बात कर रहे हैं, ना वो पंजाब के हित में बात कर रहे हैं, ना वो देश के हित में बात कर रहे हैं। और इन्होंने कर्ज माफी की बात की। एक मिनट अर्शदीप जी, कोई गल नहीं, मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं, जब आप ये कहते थे कि मनमोहन सिंह ने कर्जा माफ कर दिया, जब किसानी का कर्जा माफ हो गया तो फिर ये दोबारा किसानी का कर्जा कहां से आ गया? आप क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों एक छोटा सा चिची पर खून लगाकर उसका खून का नाम लेते हैं? अरे भाई, किसानी की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और जहां तक एमएसपी की बात करते हैं, ये मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी, जहां तक पंजाब के किसानों का सवाल है, हम इनका एक एक दाना एमएसपी पर उठाने के लिए तैयार है, वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन इन्हें मन बनाना पड़ेगा कि हम वार्ता में सार्थक रूप अपनाएंगे। लेकिन अगर आप पहले ही सोचकर बैठे हैं कि जो मर्जी ऑफर आ जाए हम नहीं मानेंगे, इससे बड़ी और मीनाक्षी जी बात क्या हो सकती है कि पंजाब का कोई बताइए कौन सी फसल आप उगाना चाहते हैं, हम उसको एमएसपी उठाएंगे। जब उसकी गारंटी देने को तैयार है, उसके बाद क्यों एजिटेशन? आप बताइए ना। जब हम एक एक दाना उठाने को तैयार है पंजाब के फसल का, तो फिर उसकी गारंटी भी देने को तैयार है, लिखित में रूप में देने को तैयार है, फिर ये एजिटेशन क्यों? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके ऊपर हम सबको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कौन लोग हैं इनके पीछे जो एजिटेशन करवा रहे हैं? कौन लोग हैं जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? ठीक है सर, मैं अब एक बिंदु रखना चाहती हूँ आपके सामने, और वो मैं इसलिए रखना चाहती हूँ, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि कांग्रेस के समय में भी किसानों की जो बदहाली हुई है वो पूरे देश ने देखा है। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन बीते 70 सालों में इस देश के अन्नदाता का जो हाल है वो आंकड़ों से तस्दीक हो जाती है। मैं वो आंकड़ा दूंगी जो आपके कृषि मंत्री ने संसद में दिया। नरेंद्र सिंह तोमर उस समय कृषि मंत्री थे, पिछले साल का डेटा है। एक संसद में ही लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 2017 से 2021 जब देश में आपकी सरकार है,
10 साल हो गए ना अब तो। 2017 से 2021 के बीच देश भर में कुल 28,572 किसानों ने आत्महत्या की है, जिनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के किसानों ने आत्महत्या की, और इसी अवधि में 12,552 किसानों ने आत्महत्या की है। एनसीआरबी के हवाले से ये डेटा उन्होंने दिया है। ये सवाल उनसे आम आदमी पार्टी के सांसद ने पूछा था, जिसके बाद उन्होंने लिखित में जवाब दिया है। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में, ये पिछले साल के हिसाब से मैं बता रही हूं, 398 किसानों ने आत्महत्या की है। तो किसानों के लिए तो कुछ सर बेहतर हुआ नहीं है, उनके लिए तो कुछ बदला नहीं है। आत्महत्या का ये जो सिलसिला है ये बदस्तूर जारी है, और इसीलिए जब हम ये बात कर रहे हैं कि आप बात करिए, पॉलिसी बनाइए, आपकी सरकार में भी प्रधानमंत्री के तो स्टेटमेंट्स है ना बकायदा कि 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी होगी, हुई क्या? और अब तो कोई उस पर बात भी नहीं करता। अब तो कोई उस पर बात भी नहीं करता। या तो क्या सरकारी जिम्मेदारी लेगी कि सार्वजनिक मंच पर आकर कहिए कि हम नहीं कर पाए, 2022 के बाद 2 साल और निकल गए, 24 आ गया, नहीं हो पाई ना इनकम लेकिन दोगुनी। पर आपके कुछ बिंदु थे एमएसपी पर, मैं चाहूंगी पुष्पेंद्र जी उस पर जवाब दें। पुष्पेंद्र जी, एमएसपी की जो बात हो रही है बार बार, क्या इसको जिद बना लिया गया है? क्योंकि एक पहलू इस पूरे घटनाक्रम का यह भी है कि आंदोलन क्या सिर्फ पंजाब के किसान ही कर रहे हैं, देश के बाकी किसानों का समर्थन उसको किस हद तक है या नहीं, वो सूरत नहीं दिखाई दे रही है। इस लिहाज से अगर अभी अनिल सरीन जी ये कह रहे हैं कि हम एक दाना खरीदने के लिए तैयार है, तो फिर किस बात की जिद है? नहीं, ये जो एक तो इन्होंने चिट्ठी वाली बात की है, 9 दिसंबर 2021 की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी तत्कालीन संजय अग्रवाल की चिट्ठी है, जब आंदोलन को खत्म किया गया था पिछली बार। ये मेरे इस पे है, ठीक है जी। इसमें भी एमएसपी की बात कही गई है। तो दोबारा से लेटर दिखाइए। हाँ, आपने बोला था कहाँ है लिखित में ये चिट्ठी सर? देखिए, तो ये चिट्ठी है, इसमें मुकदमे वापसी लेने का, आंदोलन का जो है एमएसपी को देने का कमेटी बना रहे हैं, सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। और ये मैं थोड़ा नजदीक से देखें तो संजय अग्रवाल जी के, एक सेकंड इधर वो करता हूँ, ये संजय अग्रवाल जी के इस पे साइन है नीचे। खैर, देखिए, ये कहना कि मैं दे रहा हूं और मेरी इच्छा भी देने की है एमएसपी, और मैं खरीद भी रहा हूं, और जो फसल उगाओगे खरीद लूंगा, तो भाई तुम्हें क्या तकलीफ है लॉ पास करने में? लॉ से जो है आप आए जाएं, सरकार बदले रहे, लेकिन कम से कम वो कागज पे चीज आ जाएगी। और इस बात की सहमति बन गई थी कि भाई ठीक है, हम इस तरह का एक जो है आगे आपको देंगे। और प्रधानमंत्री का जैसे कह रहे हैं कि कमेटी थी, कमेटी जो खुद 2011 में बनी थी, जिसके खुद अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के रूप में, उन्होंने इस बात को कहा था। तो जब आपकी इंटेंशन ये है कि देने की है, तो आप तो एक दिन भी, मैं प्रधानमंत्री होता तो एक दिन आंदोलन नहीं चलता। भाई एमएसपी की लीगल गारंटी, किसानों मेरी विश्वसनीयता है, मैंने कह के तुम्हें उठाया आंदोलन से, मैं इसमें लंबा समय नहीं लूंगा, मैं तो हफ्ते 10 दिन में इसको कर दूंगा। ये कमेटी बैठ गई, ये लॉ बन गया और मैंने पार्लियामेंट में पास कर दिया, आंदोलन की जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद आप इंतजार कर रहे हैं, 2021 से 2025 आ गया लगभग, ठीक है, तो 4 साल आपको बीत गए इस सारी कहानी को करते करते। इससे पता लगता है कि आपके ऊपर कोई किसान विश्वास नहीं कर सकता, आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। आंदोलन करने के बाद आप लंबे समय तक उससे वार्ता नहीं करेंगे, उसको थकाने की कोशिश करेंगे, उसको भगाने की कोशिश करेंगे। आपने कहा था पैदल आ जाओ, देश की राजधानी। आप कृषि मामलों के एक्सपर्ट हैं सर, मुझे ये बताइए कि सरकार को क्या दिक्कत है एमएसपी को लीगलाइज करने में? क्या दिक्कत, उनकी क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये इनकी कोई काल्पनिक प्रॉब्लम होगी, काल्पनिक प्रॉब्लम होगी। इनके अर्थशास्त्री बताते हैं 16 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब गलत आंकड़े हैं। मैंने ये जो 2 लेख जो है लिखे थे, इसमें विस्तार से सारी चीजों का वर्णन किया है। इसमें सीधी सीधी बात है, 15 लाख 16 लाख करोड़ की टोटल एमएसपी की फसलों की कीमत आती है, अगर वो एमएसपी पे बिके तो। दूसरा, उसमें से 1/3 फसल कभी मार्केट में नहीं आती, क्योंकि किसान खुद बहुत बड़ा वर्ग है, वो खुद कंज्यूम कर लेता है। 1/3 5 लाख करोड़ के फसल करीब जो है गेहूं, चावल और गन्ना एमएसपी पे बिक ही रहा है। केवल 5 लाख करोड़ की फसलें हैं जो प्राइवेट सेक्टर हमारी 3-3.5 लाख करोड़ के आसपास खरीदता है, उसके ऊपर बार लगानी है कि भाई आप एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेंगे। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट होता है कि इससे नीचे आप मजदूर को हायर नहीं करेंगे। जैसे सरकार खुद अपनी सुरक्षा के लिए सेक्टर रेट घोषित करती है, इससे नीचे में आप खरीद बेच नहीं करेंगे, स्टाम्प ड्यूटी इस पर देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें किसानों की सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी है। तो इसको ये करना चाहे तो तत्काल कर सकते हैं, वार्ता शुरू कर सकते हैं,
और जब किसान कह रहे हैं भाई वार्ता तो शुरू करो, आप वार्ता ही शुरू नहीं कर रहे, आप इंतजार कर रहे हो कि भैया वो मरते हैं मर जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। ये जो एटीट्यूड है आपका, ये आपको दम्भकारी साबित कर जवाब रहा है। दीजिए सर। इसके ऊपर आपको लोकतंत्र है, राजशाही नहीं चल रही है। जी ठीक है, अनिल सर मैं जी। जवाब देना चाहूंगा। पुष्पेंद्र जी, सर आपने जो चिट्ठी दिखाई है उसमें जितनी बातें लिखी हैं वो केंद्र सरकार ने उसको अमल में लाया है। आपने कहा एमएस के ऊपर, उसमें आप उसकी वर्डिंग पढ़ लीजिए, उसमें यह कहा गया कि एमएसपी को किस तरह से हम किसानों तक पहुंचा सकते हैं उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। उसमें हमने इन किसान नेताओं के लिए 3 पद खाली रखे। इन्होंने कहा हम उस कमेटी को एक्सेप्ट नहीं करते और ना ही वो अपने 3 नुमाइंदे भेजे। तो आप बताइए कौन कसूरवार है? क्या किसान जथेबंदियों को, किसान नेताओं को अपने 3 नुमाइंदे उसमें नहीं भेजने चाहिए? फिर कहेंगे कि ये कमेटी ने फैसला कर लिया, हमारा तो नुमाइंदा नहीं था, हमें फिर नहीं मालूम। तो जब आप इस बात पे अड़े हुए हैं कि हमने किसी बात पर आना ही नहीं है, तो क्या करोगे आप बताइए क्यों नहीं कि पंजाब के किसानों ने 3 अपने नुमाइंदे जो भेजने थे इस कमेटी में क्यों नहीं भेजे? क्योंकि 37 संस्थाएं हैं यहाँ पर किसानों। एक मिनट पुष्पेंद्र जी, 37 संस्थाएं हैं, इनका आपस में ही निर्णय नहीं हो पाता कि वन अपमेनशिप किसकी है, कौन जाएगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन विषय रखेगा। समस्या तो यहां है। आपके अपने डिफरेंसेस के लिए आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब आप पढ़िए, चिट्ठी में लिखा है कि कमेटी बनाई गई, 3 पद खाली छोड़े गए किसानों के लिए, लेकिन किसानों ने अपने नुमाइंदे उसमें नहीं भेजे। तो कौन कसूरवार है उसका? कैसे रिपोर्ट बनेगी उस कमेटी की? कैसे किसानों का विषय उस कमेटी में जाएगा जो आप लोग चाहते हैं? आप करें नहीं और एक तय करके रखें कि हमने किसी भी कीमत पर इस मामले को हल नहीं होने देना। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसानों की चिंता करती है। 6,000 रुपया हर साल जो है हम किसानों को एक आर्थिक सहायता देते हैं। किसी ने कहा नहीं था, हम समझते हैं कि किसान को बीज के लिए जरूरी है। आप अगर सब्सिडी, किसानी सब्सिडी का बिल देखें तो कितना जो है 2014 में कितना था और आज 2024 में कितना है, आपको उसका कंपैरिजन पता लग जाएगा। कृषि का बजट 25,000, मैंने बताया कि 2014 में सिर्फ 25,000 करोड़ था, आज 1,50,000 करोड़ है। भाई साहब 6 गुना बजट। तो क्या ये किसानी की चिंता नहीं है? क्या किसानी के जीवन को ऊपर उठाने की बात नहीं है? क्या किसान के हित के लिए बात नहीं है? एक इंटरवेंशन दीजिए मुझे जी। देखिए, ये एक तो ये है कि जो बजट वाली आप बात बता रहे हैं, आप जरा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 50,000 करोड़ रुपया जो पिछले 5 साल में कृषि बजट का है वो खर्च ही नहीं किया आपने। आप घोषणा कर देते इतना बजट है, 50,000 करोड़ रुपया। अभी मैं आपको जो है भेज दूंगा और आंकड़े भी स्पष्टली जो है वो उसमें उपलब्ध है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि कमेटी में किसान नहीं गए। 2 पक्ष हैं, एक सरकार है एक किसान है। आप एक काम करते, हम 30 मेंबर की कमेटी बनाते और 3 पद आपके लिए छोड़ते, आप भेज देते अपना, बहुमत से हम पास करते। उसमें एक एमएसपी की लीगल गारंटी होनी चाहिए। हमारे 3 बंदों को आप कहेंगे ये देखो सहमति दे दी है, बहुमत से ये पास हो गया है। आप बराबर आदमी रखिए, 10 आदमी अपने रखिए, 10 हमारे रखिए और 1 आदमी अध्यक्ष सुनिए। आपने खुद ही बहुमत डिसाइड कर लिया अपना, खुद ही अपनी बेंच लगा दी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि भैया ये हमारी बेंच है, हम पद हैं, 3 पद तुम्हारे हैं और 27-26 पद हमारे हैं। कैसे निर्णय हो जाएगा? आप अपने पक्ष में निर्णय करेंगे। और जिन्होंने आंदोलन नहीं किया उन किसानों को उसमें पहले घुसे दिया आपने। जो आंदोलनकारी किसान थे, एसकेएम था, उससे आप कहते भाई 10 आदमी अपने भेजिए, 10 आदमी हमारे होंगे और एक इसका न्यूट्रल कोई अध्यक्ष, दोनों की सहमति से बना लो। ये होती है न्याय की बात। सारे पंच अपने बिठा के आप कह रहे हो कि पंचायत मैंने बिठा दी, पंचायत में नहीं आया। ये किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हो? सारा देश इस चीज को देख रहा है। सदा सदा आपका शासन नहीं रहेगा और आपको एक दिन पछताना पड़ेगा इस बात पर कि आपने एमएसपी की लीगल गारंटी क्यों नहीं दी। और किसान जो है इसको लेकर के रहेंगे। ये आप जी बोलेंगे, फिर क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए अनिल सरीन जी। ठीक है, कमल जी प्लीज क्लोजिंग रिमार्क्स मैम। ओके, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप जो किसान लीडर्स हैं, आप गवर्नमेंट को ऐसे बोलने क्यों देते हैं कि आप बहुमत करेंगे? आप एक बार अपने 3 लीडर्स भेजे तो सही, उठ के आ जाएंगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा उठ के आ जाएंगे। पर इनको एटलीस्ट ये मौका तो नहीं मिलेगा कि आप टेबल पे आए नहीं, नेगोशिएशन टेबल पे आए नहीं। देखो, आई एम ऑल्सो फ्रॉम पंजाब, आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ जट सिख फैमिली। हमारे सारे रिलेटिव्स या आर्मी में या फार्मिंग कम्युनिटी के हैं। सो मेरा तो दिल अपने लोगों के लिए बोलेगा ना। पर मुझे कोई बोले कि आप मीटिंग के लिए आए और मैं ना जाऊं, फिर दूसरा जो पक्ष है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हाँ, अगर मैं जाके, अब आई एम ऑल्सो वर्किंग वुमेन, आपके वर्क प्लेस में 100 तरह की नेगोशिएशन होती है, एक बार जाना तो पड़ता है। चाहे 3 है, हम क्यों डरे? हम 3 नंबर से क्यों डरे? हम तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं।
तो हम तो 3 है, मतलब जहां हम 1.25 लाख से 1 लड़ा हूं, है ना, तो 3 तो भाई बहुत ज्यादा है, हम तो गुरु गोविंद सिंह जी की फौज है। मैंने तो एक बार आप जाए तो सही ना, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपोज होगी, ज्यादा से ज्यादा सरकार एक्सपोज होगी, आप उनकी जाके नेगोशिएशन तो सुनो ना। अभी आप आधे जो बीजेपी की सपोर्टर्स हैं या जो न्यूट्रल हैं, वो क्या कहते हैं कि फार्मर लीडर जाते नहीं है, लीडर जाते नहीं है। एक बार सरकार, मैं वो बात बोल रही हूँ क्योंकि मैं सोसाइटी में रहती हूँ, एक बार आप जाओ तो सही ना, आप जाके पूछो, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन सुनो, फिर आप वापस बाहर निकल के ठीक है, तो मतलब अगर मीडिया बातचीत बोलो। के लिए, और यही बात सरीन जी भी कह रहे हैं कि आप लोग आना ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, एक बार नहीं, प्रोसेस इनिशिएट तो इसमें होना मैं बता फिर अनिल सरीन जी ऐसी बात टीवी पे, नेशनल टीवी पे बोल ही नहीं पाएंगे, आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं? नहीं, मैं इसमें स्पष्ट करता हूं। पहले तो जो इसके टर्म्स थी उसमें एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे ये था ही नहीं। दूसरा, मेजोरिटी अपनी रख ली, 26 आदमी, और 3 आदमी इनके लिए छोड़ दिए। ये मेजोरिटी से डिसीजन होते हैं मैडम। आपको अरे रुकिए, ये कोई अच्छा, एक मिनट सुनिए ना, ये टेलीवाइज नहीं होगा, ये टेलीविजन पे। एक्सक्यूज मी, मैं चुप बैठने के लिए नहीं आई हूँ, पिछले आधे घंटे से चुप हूँ मैं आपकी बात सुन रही हूँ। आप 26 नंबर से डरते क्यों? जवाब दे रहा हूँ ना मैं। नो, आप मेरी बात सुने पहले। अगर आपको लगता है आपका मुद्दा इतना स्ट्रांग है, तो वो 3 लोग भी जाके बोल सकते हैं, और बाहर आके नेशनली, वहां पे इंटरनेशनल मीडिया खड़ी होती है, आप उनको जाके बोलो, बाहर निकल के बोलो कि हम नेगोशिएशन छोड़ के आए हैं, चीजें लैकिंग है। नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, अंदर कोई मीडिया नहीं होता। हमने तो कहा है कि नेशनल टेलीविजन पर बहस कर लो, हम एक ही आदमी भेज देंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं इनसे कि एक आदमी जाएगा हमारा, इनके 40 आदमी होंगे, लेकिन नेशनल टेलीविजन पर बहस करने को तैयार है, उस कमेटी की दिखाने को तैयार है लाइव, तब दिखा दें। हाँ, ये बात जब कोई बात आएगी नहीं बाहर, ठीक है, और मेजोरिटी से डिसीजन। क्या सरकार अग्री कर मैडम, पाएगी इस बात के लिए कि ठीक है, मीटिंग में जो हो रहा है वो देश के सामने होगा, खुल्लम खुल्ला होगा, और वहां पर हम एक बंदा भेजेंगे, नेशनल टेलीविजन पे उसका ब्रॉडकास्ट कर दोगे? बताओ बताइए मीनाक्षी जी। अब आपने ये जो बात बोली है, अब अनिल सरीन जी सच का जवाब देने दें। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से मैं बताऊं मीनाक्षी, समस्या ये है, समस्या ये है कि हर व्यक्ति जो है वो समझता है कि मैं पूरे रिक्वेस्ट करूंगा कि बराबरी का मौका सबको दिया जाए। काइंडली पार्टी से मत बुलवाइए। अगर ऑपोजिशन को बुलाया तो ऑपोजिशन को बोलने का मौका दिया कीजिए, वरना आप काइंडली बीजेपी से बुलवा लीजिए। काइंडली या तो ऑपोजिशन को बुलाइए मत, अगर बुलाया तो बोलने का मौका दीजिए। आपने सबको 2 बार बुलवा लिया है, मैं अभी तक 1 बार बोला हूँ, तो ऐसे बराबरी चलिए आप कंडक्ट कर रही हूँ, और ऐसे यहाँ पे इंटरजेक्शन जानकारी हमारे पास है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 3-4 बार बोल चुके हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे हमारी भी स्टेट है, जो किसान नेता है वो बोल रहे हैं अभी। ठीक है, अनिल जी बोलिए। जी मीनाक्षी जी, पुष्पेंद्र जी, समस्या सबसे बड़ी क्या है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई पॉलिसी पड़ती है तो पूरे देश को ध्यान में रखकर बनती है। स्टेट के हिसाब से नहीं बनती कि स्टेट वाइज ये पॉलिसी बन गई या वो पॉलिसी बन गई। जो लोगों ने एजिटेशन किया उनके 3 नुमाइंदे थे, जो बाकी नुमाइंदे थे अदर स्टेट से भी उनके अलग अलग एसोसिएशंस के नुमाइंदे हैं उसमें। अब आप कहो जी कि जो अदर स्टेट्स के जो एजिटेशन नहीं कर रहे वो तो आपके हिमायती हैं, तो ये तो बात नहीं ना हुई। आपके एजिटेशन कर रहे हो तो आपके 3 नुमाइंदे हम ले रहे हैं, उसके लिए आप भेजने को तैयार नहीं है, और पूरे देश का ये विषय है तो पूरे देश से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे किसान यूनियन के, वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी सर, देखिए पूरे देश के सामने रखा जाएगा क्या बात हो रही है कमरे के अंदर। देखिए, ये निर्णय करना केंद्र सरकार का काम है। ये इस विषय के ऊपर मैं एज ए पार्टी रिप्रेजेंटेटिव इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये तो मैं तो कह रहा हूं, आप इनकी मंशा को देखिए कि जब पंजाब में एजुकेशन शुरू करनी है, हमारे मंत्री आकर कहते हैं बोलिए कौन सी फसल एमएसपी में उठानी है, हम उठाने को तैयार है, लिखकर देने को तैयार है, ये मानने को तैयार नहीं, तो इनकी मंशा क्या हुई?
आप ये अनिल सरीन जी, एक मिनट, पॉइंट ये है कि आपकी तरफ से भी किसानों के लिए फिर अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ से ट्रस्ट बिल्कुल नहीं। जो मैं समझ नहीं, पा रही हूँ, मैं एक मिनट सुनिए, एक एक मिनट, विश्वास एक की मिनट। कमी और विश्वास की खाई है। नहीं, इसी वजह से मीनाक्षी जी, एक बात समझ हो रही लीजिए। है। एक सेकंड नंबर एक ये अर्शदीप जी है बोलिए। कि भारतीय जनता पार्टी के जो पंजाब बीजेपी के प्रधान है ना, सुनील जाखड़ साहब, जरा उनका बयान उठाइए और जरा उसको सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं नजरिया बदलो, नजारा अपने आप बदल जाएगा। उन्होंने किसानों के मुद्दे पे टिप्पणी की थी और अब भारतीय जनता पार्टी का जो पंजाब यूनिट है ऑलमोस्ट प्रधान लेस हो चुका है। जाखड़ साहब ना बोलते दिखाई देते हैं ना कुछ करते दिखाई देते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने उन्हें सजा दे दी कि किसानों के हक में बयान क्यों दिया? दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं कमिटीज की, बात कर रहे हैं पैनल्स की। पार्लियामेंट का पैनल बना था, चन्नी साहब जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, उन्होंने हेड किया और पार्लियामेंट्री पैनल ने हाल ही में दिसंबर में रेकमेंड किया एमएसपी एज लीगल गारंटी दिया जाना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछूंगा, इसमें आपके भी पार्टी के मेंबर्स थे, इसमें और भी पार्टी के मेंबर्स थे, करिए लागू उसको। कमेटी तो पुरानी बात होगी, जब पार्लियामेंट्री की पैनल ने कह दिया तो उसको रेकमेंड और इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? इस चीज का क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब है? और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार किसानों को धोखा दिया। ये कहते हैं एमएसपी देंगे, फिर मुकर जाते हैं। फिर अनिल सिंह जी को जब मैंने कहा कि आपने लिखत में वादे किए, कहां वादा किया कहते दिखाइए, फिर इनको दिखाया भी गया, इनको समझाया भी गया और अब भी कह रहे हैं किसानों की गलती है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने अगर दिल में नफरत समा रखी है किसानों के प्रति तो उसमें किसानों का कसूर नहीं, किसानों का तो मतलब आपने तो उनको वादा करके बार बार वादा करके सुसाइड रेट डबल कर दिया, इनकम तो डबल होगी नहीं आपसे। आखिरी बात मैं ये करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है, अब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कह रहे थे अगर 3 मेंबर्स थे आपके तो आपको जाना चाहिए था। 26 मेंबर्स अगर उनके हुए तो क्या हुआ? मैडम, नंबर्स की गेम होती है। अगर 3 वोट करेंगे 26 के खिलाफ तो क्या इंप्लीमेंट होगा? भारतीय जनता पार्टी को जरा कहिए, ऑपोजिशन में हम हैं, हमसे बिल पास करवा लिया कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक बेनती करूंगा, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है ना, वो जरा देखें, नंबर्स की गेम होती है। जो कमिटी में वोटिंग होती है, जो मेजोरिटी पास करती है, वो होता है इंप्लीमेंट। तो यहाँ पे हम लॉजिक के साथ चले। लास्ट बातचीत के लिए एक बार आप जाइए, एटलीस्ट एक There बार is no point in it. करिए। There बेशक आप is no उसके बाद point in अपने it. पॉइंट्स समझ के रखिए। मैं बताऊंगा एक बात, बातचीत का समय चला गया है। एमएसपी 2014 से कहते आए हैं, अब बातचीत का समय नहीं है, डलेवाल साहब की जान बचाने का समय है। और जब आप ऑपोजिशन को बुलाते हैं, काइंडली ऑपोजिशन को बराबरी का मौका दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करती है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी का लीडर आ सकता है, देश का नाता नहीं आ सकता। पीसफुल प्रोटेस्ट करना आर्टिकल 19 माने फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के अंडर आता है, फंडामेंटल राइट है। किसानों ने कहा हमें जंतर मंतर दे दीजिए, हमें रामलीला मैदान दे दीजिए, उसके लिए मना कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो आपने बनाई है। बहुत बात कर रहे हैं सर, मुझे ये बताइए अर्शदीप जी, क्या विपक्ष की तरफ से इंडिया अलायंस इतना बड़ा गठबंधन बन गया, क्या अभी तक कोई किसानों से मिलने के लिए कॉन्क्रीट तरीके से डल्लेवाल साहब से मुलाकात करने के लिए गया? बिल्कुल गया है। प्रताप सिंह बाजवा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पंजाब के, वो जाके आए हैं। प्रेसिडेंट है सरदार अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग पंजाब कांग्रेस के, वो जाकर के आए हैं। सीनियर लीडरशिप जाकर के आई है। भारतीय जनता पार्टी की तरह रजाई में ठंड में हम बैठे नहीं हैं, हम जाके किसानों के साथ खड़े भी हुए हैं, आज भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि देश के अन्नदाता को भारतीय जनता पार्टी धोखा दे रही है। अगर बीजेपी घुमाई की बात करूंगा, राइट टू लाइफ, जिस तरह से अडानी के मुद्दे पर संसद में इतनी गूंज दिखाई दे रही है, उस तरह से क्यों नहीं फिर ऑपोजिशन उतरा है? बिल्कुल दिखाई थी, आप देखना नहीं। किसानों का मसला इतना बड़ा है तो क्यों नहीं ऑपोजिशन उस तरह से उतरा है? जवाब देता हूं, उसका जवाब देता हूं। अब पार्लियामेंट में जो होता है वो मीडिया दिखाता है, और सबको पता है मीडिया आंख और कान है, और सबको पता है भारतीय जनता पार्टी का आंखों और कानों पे लोगों के क्या असर हो रखा है, मीडिया पे क्या असर हो रखा है। तो सच बाहर जा नहीं रहा, पार्लियामेंट के अंदर भी संसद से लेके सड़क तक हमने आवाज बार उठाई है, लेकिन दिखाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। और सुनाया इसलिए नहीं जाता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है। तो मैं तो एक ही बेनती करूंगा, मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखा देता हूं, हमारे एमपीज बाहर प्लकार्ड्स लेके खड़े थे, होर्डिंग्स लेके खड़े थे, इनके लीडर से मुलाकात की। क्या ऑपोजिशन जिस तरह से ये कह रहा है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं, आप उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अपोजिशन मांग के साथ तो खड़ा है, लेकिन थोड़ा अपोजिशन को कुछ मोबिलाइजेशन भी किसानों की करनी चाहिए, क्योंकि केवल ये इंतजार करते रहना कि भाई किसान आंदोलन करेंगे, तख्ता बदल देंगे और हम सत्ता में आ जाएंगे, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। मैंने तो अभी पिछले दिनों जयराम रमेश जी को भी मैसेज भेजा था
मैं कहा आप कम से कम राहुल गांधी जी से कहिए वहां जाएं भाई। अपोजिशन का जो है एक राष्ट्रीय मुद्दा है, केवल पंजाब का मुद्दा नहीं है, तो वहां जा सकते हैं। और आपके माध्यम से अब भी मैं अपील कर रहा हूं कि भाई वहां जाएं, दबाव बनाएं, बड़े डेलीगेशन को लेकर के जाएं और जो है राष्ट्रपति से मिलें या और सड़क पे उतरें, कुछ ना कुछ इनको भी करते हुए दिखाई देना चाहिए, तभी जो है ये दबाव इनके ऊपर बनेगा। और एमएसपी की लीगल गारंटी में आपको सरीन साहब, आपको भी मैं बहुत हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ विनम्रता से। लेकिन अब अगर अर्शदीप जी को मैं डायरेक्टली ये कहती तो वो कहते हैं कि आप तो बीजेपी की बात कह रही हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि चलिए पुष्पेंद्र जी का क्या ओपिनियन है जान लेते हैं। अर्शदीप जी, राहुल जी की अगुवाई में जैसे राहुल जी संभल गए थे, वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे राहुल जी बाकी देश के पीड़ित वर्ग से मुलाकात करने जाते हैं, तो क्या राहुल जी किसानों से मिलने के लिए जाएंगे? प्रियंका जी उनके साथ आएंगी, कांग्रेस का बाकी डेलीगेशन आएगा। वो तो कह रहे हैं जयराम रमेश जी को भी चिट्ठी लिखी है। धन्यवाद तो सवाल कहाँ के है लिए। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जिनको किसानों के साथ खड़े होना चाहिए इस टाइम पर? जवाब दे रहा हूँ। एक तो धन्यवाद, आपने बड़ा ऑनेस्टली बताया कि अगर मैं डायरेक्टली सवाल करती तो वो कहते हैं मैं बीजेपी का सवाल कर रही हूँ, तो मैंने आपसे पूछा था कि ये चीज आगे आ जाए। मैं उसका जवाब देता हूँ। आपको याद है ना, आज से कुछ महीने पहले किसानों को कौन मिला था? लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी मिले थे मोदी साहब के पास। मोदी साहब के पास। देखिए अर्शदीप जी, नहीं एक सेकंड सुनिए, मैं समझ रही हूँ आप क्या कर रहे हैं, मैं तो लीजिए सवाल पूछिए। अब मुझे ये बताइए, राहुल जी क्या जाएंगे किसानों से मिलने के लिए? जो सवाल पूछा है सर, सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है? पत्रकारों पर निजी टिप्पणियां करने से आप बचा। अब जवाब सुनिए, 30 सेकंड अनइंटरप्टेड, जैसे दूसरों को टाइम बीजेपी को टाइम दिया ना, जैसे बीजेपी को टाइम दिया वैसे फेमस हो जाएंगे, कुछ हासिल कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। हो सकता है राहुल जी की नजरों में आ जाए, प्रियंका जी की नजरों में आ जाए, पर उसके लिए भी सर अभी 5-6 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। ऑपोजिशन को भी अनइंटरप्टेड टाइम दिया। सुन लीजिए, अब सुनिए, जैसे बीजेपी को अनइंटरप्टेड टाइम दिया, मुझे भी अनइंटरप्टेड दीजिए। नंबर 1, आज से पहले जब मोदी साहब को मिलना चाहिए था ना बतौर प्रधानमंत्री, तब वो नहीं मिले थे, राहुल गांधी जी मिले थे बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन। किसानों को पूछ लीजिएगा अगर आपको जानकारी नहीं। और दूसरी बात, क्या आप एज एंकर जुमलेबाजी बता रहे हैं हमारे एक्शंस को, या ये जो आप प्राइवेट चैनल पे हैं वो जुमलेबाजी बता रहे हैं हमारे एक्शंस को? ये भी क्लियर कीजिएगा। अब तीसरी बात सुनिएगा, तीसरी बात सुनिएगा। आपकी एक दाद देता हूँ मीनाक्षी जी, एक दाद दूंगा, एक आपका धन्यवाद करूंगा। लोकतंत्र में सवाल सरकार को होते हैं और मैं आपको बार-बार वही बात कर रही हूं, सवाल कर रहे हैं। कैसे होस्ट करनी है आप मुझे नहीं सिखाएंगे। मेरे पास अगर भाजपा से एक व्यक्ति बैठा है यहाँ पर, और सुनिए सर, सवाल पूछने वाले अगर 3 से 4 लोग बैठे हैं, तो ये मेरा यहाँ पे सवाल सरकार को मुझे जवाब देने वाले व्यक्ति को कितना समय देना है। अच्छी बात है, ठीक है? आप अगर आप सुनेंगे तो बेहतर होगा सर, जो बात मैं आपको कहना चाह रही हूँ, तो आप समझ पाएंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। को करेंगे। अब प्लीज आप सिंपल से मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। ये आप जो डेफिनेशन बनाई है ना आपने लोकतंत्र की, लोकतंत्र में सवाल सरकार को होते हैं, सवाल ऑपोजिशन को नहीं होते। और अगर अभी भी बीजेपी को सवाल करने हैं ना तो ऑपोजिशन में आ जाए। और तीसरी बात सुनिए, अरे अर्शदीप जी, यही कह रही हूँ आपको, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो बीजेपी के प्रवक्ता ही देंगे ना सर, या आप सिर्फ पैनल पे, या सिर्फ आप कि आपको आरोप लगाना है और थैंक यू बोल के निकल जाना है। रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करी? सवाल पूछेंगे लोग। एक मिनट, अब मैं जवाब देना चाहूंगा सरकार को। मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं जवाब देना चाहूंगा। इसका जवाब दिलवा दीजिए। एक बार वो कंप्लीट कर ले सर, लेट हिम कंप्लीट। अब सुन लीजिए, पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंडेशंस दी है, एमएसपी एज लीगल गारंटी इंप्लीमेंट होना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हुआ? नंबर 2, जब लिखित में वादे किए, 1 साल खराब किया, 700 किसान शहीद करवाए, क्यों लिखित में वादा किया अगर डिलीवर नहीं करना था? और तीसरी बात यह है, मोदी साहब ना मणिपुर पे बोलते हैं, मोदी साहब ना किसानों पे बोलते हैं, मोदी साहब ना डलेवाल साहब पे बोलते हैं। पंजाब के साथ भी जो वितकरा हो रहा है ना, मनमोहन सिंह जी के इशू पे हो गया और वितकरा हो गया, फंड्स को रोकना, किसानों को तंग परेशान करना, भारतीय जनता पार्टी के मन में नफरत है इन चीजों के लिए, पंजाब के लिए, पंजाब के किसानों के लिए। और इसका जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में मिला था, 0 सीटें आई थी, और जो बाईपोल हुए उसमें 0 आए हैं, और इसके बाद देश में भी 0 हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो मैं तो एक विनती करूंगा आपकी मीनाक्षी जी, आपका जब खुद 0 हो गए वो दूसरों को 0 कहते हैं। सवाल ऑपोजिशन को किए और कम सरकार को किए। अच्छा, लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है आपने अच्छी एस्टैब्लिश की है, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास जवाब है भी नहीं। मोदी साहब ने 2014 से 24 हो गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक प्रेस वार्ता नहीं की, एक सवाल नहीं लिया और एक जवाब नहीं दिया, क्योंकि मोदी साहब ने
प्रधान कैंपेनर भी तो आपको बनना क्या तकलीफ है? कैंपेनिंग भी करनी है। आप बताओ ना, आपको क्या तकलीफ है? वो लेकिन मांगी है, लेकिन किसान तंग अपनी होता बात है। कंप्लीट करिए किसान सर, वहाँ पे मैं ठंड में, मेरे पास गर्मी समय की में कमी है। परेशान हो अर्शदीप रहा जी, है। आपकी बात और कंप्लीट ये हो गई सर। आराम से इनके पास घरों में इनके पास बैठे कहने को कुछ भारतीय नहीं है, जनता पार्टी को कहने को जवाब कुछ देना नहीं है। चाहिए। इधर उधर की किसानों बात करके के बस साथ अपने केवल ओके, अपना केवल नंबर बनाना अर्शदीप चाहते जी, हो, आपकी कुछ नहीं है बात इनके पास complete कहने को। ठीक है अनिल जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज। हम देखिए, हम एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, दर्शक अपना समय निकालकर हमें देखते हैं। मैं बस 2-4 बातों को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगी। अर्शदीप जी, आप हमारे सम्मानीय गेस्ट हैं, हमने आपको अपने कार्यक्रम पर बातचीत के लिए बुलाया है। आपको सर मैं ये मान सकती हूँ कि शुरुआत में जो चर्चा हो रही थी, मेरे पास भाजपा से एक व्यक्ति हैं और सवाल पूछने वाले 3 से 4 लोग हैं, तो मुझे उनसे वो जवाब लेने सर जरूरी थे। तो आप हमेशा एंकर की या होस्ट की इंटेग्रिटी पर इसलिए सवाल मत खड़े करिए कि हम एक इंटेंट के साथ आपको नहीं सुनना चाहते। आपको भी एक फेयर इनफ टाइम मिला है सर बात करने का। और दूसरी बात ये कहने के है बाद कि जो चीज आप बार बार ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा हम कुछ बना रहे हैं, हम कोई नहीं है सर। जो बाबा साहब अंबेडकर ने, जो संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया है, आज की तारीख में जितनी समझ है उस समझ के साथ उसको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। सत्ता पक्ष का भी सम्मान है, विपक्ष का भी सम्मान है, और मीडिया का रोल यहां पर यह है कि किसान जो धरने पर बैठे हैं उनके लिए कोई बेहतर रास्ता निकल सके। और ऐसे में ऑपोजिशन के सजेशंस का स्वागत है, सत्ता पक्ष को जवाब देना होगा। इसी नोट पर मैं इस बात को विराम देना चाहूंगी। लेकिन मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, देखिए होता क्या है, 2 मिनट के लिए जवाब देता हूँ। पूरा देश हमको देख रहा होता है, पूरा देश सुन रहा होता है। हम जो कहते हैं ना, एक एक शब्द को तोलने वाले लोग बैठे हैं। तो कभी भी ये निजी टिप्पणियां जो हम एक दूसरे के ऊपर करते हैं ना, इनका कोई रोल नहीं है सर, इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देश, यहाँ की जनता, उसके मुद्दे इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल आई वांट। थैंक यू सो मच आप सभी का आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगी, समय की कमी थी, मैं बातचीत को यहीं पर विराम दूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद।